नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। टाइम्स नाउ और भारत के मॉर्निंग बुलेटिन न्यूज उदय में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में हम आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। बुलेटिन में वायरल खबरों का फैक्ट चेक भी हम करेंगे और खबरें तो आपके काम की भी होंगी, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरें। 30 से ज्यादा सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ जाएंगे। 30 अक्टूबर को 13 राज्यों की 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर वोट डाले गए थे। कई राज्यों में चुनाव से पहले आने वाले इन नतीजों को हवा का रुख पता करने के लिहाज से अहम माना जा रहा है। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। सोमवार दोपहर करीब 12 बजे ईडी दफ्तर पहुंचे देशमुख को लंबी पूछताछ के बाद देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। देशमुख पर मनी लॉन्ड्रिंग और वसूली के आरोप हैं। अनिल देशमुख के खिलाफ पूर्व मुंबई सीपी परमबीर सिंह ने उगाही के आरोप लगाए थे। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिन्ना की तुलना गांधी, नेहरू और सरदार पटेल से करने पर चौतरफा गिर गए हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जिन्नावादी और तालिबानी मानसिकता वाला करार दिया है। वहीं ओवैसी ने अखिलेश यादव को इतिहास पढ़ने की सलाह दी है। ग्लासगो में COP26 के दौरान पीएम मोदी ने जलवायु परिवर्तन को लेकर कई बड़े ऐलान किए। पीएम मोदी ने कहा कि 2070 तक भारत नेट जीरो कार्बन एमिशन के लक्ष्य को हासिल करेगा। उन्होंने दुनिया को एक शब्द के आंदोलन का मंत्र दिया। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए होने वाली एंट्रेंस एग्जाम नीट के नतीजे आ गए हैं। नीट यूजी में एक साथ 3 छात्रों ने टॉप किया है। तेलंगाना की मृणाल कुट्टेरी, दिल्ली के तन्मय गुप्ता और महाराष्ट्र की कारिका जी नायर ने टॉप रैंक हासिल की है। इन सभी को पूरे नंबर मिले हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि ममता बनर्जी देश को केवल बंगाल के चश्मे से देखती हैं। देश में कांग्रेस ही मोदी सरकार से लड़ रही है। इसे ममता के उस बयान का जवाब माना जा रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस की वजह से ही पीएम मोदी इतने ताकतवर हुए हैं। ये बयानबाजी गोवा में विधानसभा चुनाव से पहले हो रही है, जहां कांग्रेस बड़ी प्लेयर है और तृणमूल कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगा रही है। महंगे होते पेट्रोल डीजल पर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को फिर निशाने पर लिया है। उन्होंने कई राज्यों में पेट्रोल 120 रुपए पार की एक खबर ट्वीट कर लिखा कि जेब कतरों से सावधान। कांग्रेस अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम कम होने पर भी महंगे पेट्रोल डीजल का मुद्दा लगातार उठा रही है। कमरतोड़ महंगाई के बीच मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में मंत्री बिसाहुलाल ने महंगाई को स्वीकार करने की बात कही है। बिसाहुलाल की दलील है कि किसानों की आमदनी बढ़ी है, इसलिए उन्हें महंगाई स्वीकार करनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गोवा में मुफ्त तीर्थ यात्रा का कार्ड खेला है। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर गोवा में उनकी सरकार बनी तो हिंदुओं को अयोध्या की यात्रा कराएंगे, ईसाइयों को वेलांकनी और मुसलमानों को अजमेर शरीफ की यात्रा कराएंगे। शिरडी में श्रद्धा रखने वालों को शिरडी की यात्रा कराई जाएगी। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत को केदारनाथ से बिना दर्शन लौटना पड़ा। पुरोहितों ने जमकर विरोध किया और उन्हें काले झंडे तक दिखाए। दरअसल पुरोहित देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड बनाए जाने से नाराज हैं और लगातार इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। यूके दौरे के आखिरी दिन पीएम मोदी कई द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान वो जापान, स्विट्जरलैंड, इजराइल, यूक्रेन और नेपाल के नेताओं से मिलेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी माइक्रोसॉफ्ट के को-फाउंडर बिल गेट्स से भी मुलाकात करने वाले हैं। ग्लासगो में पीएम मोदी ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से भी मुलाकात की है। इस दौरान दोनों के बीच हिमालय के इलाके पर जलवायु परिवर्तन के असर को लेकर बात हुई। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस में कहा कि अब बहुत हो गया है। या तो हम जीवाश्म ईंधन के इस्तेमाल को रोकें, नहीं तो ये हमें रोक देगा। उन्होंने कहा कि हम कुदरत को टॉयलेट की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और खुद अपनी ही कब्र खोद रहे हैं। जापान की राजधानी टोक्यो की एक ट्रेन में उस समय भगदड़ मच गई जब 24 साल के लड़के ने एक बुजुर्ग पर चाकू से हमला कर दिया। जोकर की ड्रेस पहने हमलावर ने बाद में ट्रेन में आग भी लगा दी। भगदड़ के बीच कुछ लोग ट्रेन की खिड़कियों से बाहर निकलने की कोशिश करते भी दिखे। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाइजीरिया के लोगोस में 21 मंजिला निर्माणाधीन इमारत गिरने से कई लोग दब गए हैं। इस दौरान बचाव के काम में देरी पर उन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा जिनके अपने इस मलबे में दब गए हैं। मलबे में करीब 100 लोगों के दबे होने की आशंका है।
और चलिए इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, कल देर रात ईडी ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को गिरफ्तार कर लिया है। करीब 10 घंटे तक पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। अनिल देशमुख को वसूली रैकेट से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। उन्हें प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया। अनिल देशमुख कल सुबह 11:55 पर खुद ईडी दफ्तर पहुंचे थे पूछताछ के लिए। इससे पहले कई बार उन्हें ईडी ने समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया, लेकिन वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए। बताया ये भी जा रहा है कि ईडी ने अनिल देशमुख से कई सवाल किए, लेकिन जब अधिकारियों को उनके जवाब सही नहीं लगे तो उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। अब उन्हें कोर्ट में पेश करने की तैयारी हो रही है। ईडी कोर्ट में उनके हिरासत की मांग भी करेगी। अनिल देशमुख जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री है, उनको अरेस्ट कर लिया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने। सेक्शन 19 प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में अनिल देशमुख को अरेस्ट किया गया है। जो एलिगेशंस है, जो चार्ज लगाया गया था अनिल देशमुख के अगेंस्ट, वो काफ़ी सीरियस था। जो पूर्व मुंबई के सीपी है परमबीर सिंह, उन्होंने एक खत लिखा था सीएम उद्धव ठाकरे को, ये बोलते हुए कि अनिल देशमुख सचिन वाजे के द्वारा 100 करोड़ की एक्सटॉर्शन कर रहे थे पूरे मुंबई सिटी में। पूरे बार्स और रेस्टोरेंट से ये पैसे की अगुवाई की जा रही थी। और एक एलिगेशन ये लगाया गया था सचिन वाजे की तरफ से कि अनिल देशमुख और अनिल परब, जो शिवसेना के मिनिस्टर है, शिवसेना के लीडर है, महाराष्ट्र के मिनिस्टर है, दोनों ने 20 करोड़ दोनों ने साथ में लिया। 40 करोड़ टोटल लिया गया था मुंबई के 10 डीसीपीज के द्वारा, ताकि उनका जो ट्रांसफ़र ऑर्डर है उसको रोका जा सके, उसको रिवर्स किया जा सके। उस बेसिस पे अनिल देशमुख का क्वेश्चनिंग हुआ 10 घंटे के ऊपर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में, और अनिल देशमुख को अभी अरेस्ट दिखाया गया है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से सेक्शन 19 पीएमएलए एक्ट के तहत। अरुणिल सदड़ेकर, टाइम्स नाउ नवभारत के लिए, मुंबई में। तो देखिए, ईडी की कार्रवाई पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने कहा है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बारी है अनिल परब की। आखिरकार अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया। 100 करोड़ से अधिक के नॉन ट्रांसपेरेंट घोटाले के ट्रांजैक्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, कैश ट्रेल। अब टेंशन उद्धव ठाकरे और शरद पवार का बढ़ेगा कि 100 करोड़ की प्रति माह जो वसूली आती थी, शरद पवार के पास कितने जाते थे और ठाकरे जी के पास। अनिल देशमुख के बाद अनिल परब का नंबर लगेगा। और ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी इस वक्त विनय दुबे लाइव मुंबई से जुड़ चुके हैं। विनय, जरा बताएं आज क्या कुछ हलचल रहने वाली। अनिल देशमुख गिरफ्तार तो हो चुके हैं, लेकिन अब कस्टडी की मांग भी ईडी की तरफ से की जा सकती है। जी बिल्कुल, बता दें 100 करोड़ की वसूली के मामले में लगातार 13 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उन्हें करीब रात 1:30 बजे उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सोमवार की सुबह 11:55 में इसी ईडी दफ्तर आए थे, जिसके बाद लगातार 13 घंटे पूछताछ की गई। पूछताछ करने के बाद उन्हें 13 घंटे पूछताछ करने के बाद 1:30 बजे उन्हें गिरफ्तारी कर ली गई। बता दें कि 5 बार समन देने के बावजूद भी अनिल देशमुख यहाँ बिल्कुल नहीं पहुंचे थे ईडी दफ्तर। अचानक कल सोमवार 11:55 ईडी दफ्तर आए, और जिसके बाद वहीं उन्होंने अपने आप को कह दिया कि मैं ईडी दफ्तर आया हूँ, 5 बार नहीं आया था, जिससे अभी जो मुझसे गलती हुई वह क्षमा चाहता हूं, आपको जो पूछना है वो पूछ लीजिए। जिसके बाद लगातार 13 घंटे पूछताछ करने के बाद इन्हें गिरफ्तारी कर ली गई है। आज उन्हें मेडिकल के लिए जांच के लिए ले जाया जाएगा, जिसके बाद 11 बजे उन्हें कोर्ट में ले जाया जाएगा। क्या दलील आज ईडी की तरफ से रखी जा सकती है विनय? जी बिल्कुल, बता दें कि 11 बजे जब इनको कोर्ट ले जाया जाएगा, लगातार इनके वकील जब कल आए थे सोमवार की कल 11:55 में जब अनिल देशमुख यहाँ पे आए थे, तो उनके साथ में वकील भी आए थे। जी बता दें आज मेडिकल की जांच के लिए ले जाया जाएगा, तब तुमको 11 बजे जब कोर्ट में ले जाया जाएगा तो इनके वकील और उनके वकील दोनों आमने सामने बात होगी, जिसके बाद दोनों में बहस होगी। ये जामीन की बात भी करेंगे, लेकिन ईडी जामीन के लिए बिल्कुल
उन्हें देने का मौका नहीं देगी, लेकिन लगातार क्वेश्चन किया जाएगा। 100 करोड़ के वसूली के मामले में लगातार इन पे आरोप लगाए जा रहे थे, जिसके बाद ईडी ने उन्हें रात को गिरफ्तार कर लिया। चलिए ठीक है विनय, इस पूरी खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा। दिन भर आज अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया इस जानकारी के लिए। लेकिन इस वक्त एक और बड़ी खबर, आज 13 राज्य में 3 लोकसभा और 29 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे सभी की काउंटिंग सेंटरों पर वोटों की गिनती भी शुरू हो जाएगी, जिसके लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। जिन 3 लोकसभा सीटों पर उपचुनाव हुए थे उनमें दादरा और नगर हवेली, हिमाचल प्रदेश की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा सीट शामिल है। इन तीनों लोकसभा सीटों के मौजूदा सदस्य की मृत्यु हो गई थी, और जबकि पश्चिम बंगाल, असम, मध्य प्रदेश, बिहार और राजस्थान समेत कुल 13 राज्य में विधानसभा की कुल 29 सीटों पर वोटिंग हुई थी। ये सभी सीटें या तो सदस्यों के निधन या फिर दल बदल की वजह से खाली हुई थी। 13 राज्य में 3 लोकसभा सीटें और 29 विधानसभा सीटों पर 30 अक्टूबर को उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, और सभी जगहों पर ईवीएम से मतदान भी हुआ था। ऐसे में उम्मीद है कि दोपहर तक सभी सीटों पर रिजल्ट भी क्लियर हो जाएंगे। आपको ये भी बताते चले कि 29 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास पहले करीब आधा दर्जन सीटें थी, और वहीं कांग्रेस के पास भी 9 और बाकी सीटें क्षेत्रीय पार्टियों के पास थी। तो 3 लोकसभा 29 विधानसभा सीटों पर काउंटिंग अब से थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी। एक एक अपडेट आप तक टाइम्स नाउ नवभारत पहुंचाएगा। आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। आपको याद होगा दादरा नगर हवेली के जो थे वहां से उनकी भी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद ये सीट खाली हो गई। वहां पर वोटिंग हुई 30 अक्टूबर को, और आज उसके नतीजे आएंगे। तो आज उपचुनाव के नतीजे आने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण दिन आज का। सुबह 8 बजे से मतगणना यानी कि काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी, जिसमें 3 लोकसभा 29 विधानसभा सीटों पर आज काउंटिंग होगी, और नतीजे भी दोपहर तक आपके सामने होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक दिन पहले स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित किया, और इस दौरान पीएम ने जलवायु परिवर्तन पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने रखा। पीएम ने अपने संबोधन में दुनिया को पंचामृत का मंत्र भी दिया, और साथ ही ये भी कहा कि भारत आने वाले दिनों में इसे अपनाएगा। उन्होंने इस मंत्र को जलवायु परिवर्तन रोकने के लिए बेहद कारगर बताया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल देर रात संबोधन हुआ, और उन्होंने कई अहम बातें कही जलवायु परिवर्तन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात रखी, और इस दौरान पीएम ने जलवायु परिवर्तन पर भारत का नजरिया दुनिया के सामने खुलकर रखा। पीएम ने अपने संबोधन में दुनिया को पंचामृत का मंत्र भी दिया, और इसकी महत्वता भी बताई। साथ ही ये भी कहा कि भारत आने वाले दिनों में इस मंत्र को अपनाएगा। क्लाइमेट चेंज पर इस वैश्विक मंथन के बीच मैं भारत की ओर से इस चुनौती से निपटने के लिए 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूं, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूं। पहला, भारत 2030 तक अपनी नॉन फोसिल एनर्जी कैपेसिटी को 500 गीगावाट तक पहुंचाएगा। दूसरा, भारत 2030 तक अपनी 50% एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल एनर्जी से पूरी करेगा। तीसरा, भारत अब से लेकर 2030 तक के कुल प्रोजेक्टेड कार्बन एमिशन में 1 बिलियन टन की कमी करेगा। चौथा, 2030 तक भारत अपनी अर्थव्यवस्था की कार्बन इंटेंसिटी को 45% से भी कम करेगा। और पांचवा, वर्ष 2070 तक भारत नेट जीरो का लक्ष्य हासिल करेगा। ये पंचामृत क्लाइमेट एक्शन में भारत का एक अभूतपूर्व योगदान होंगे। फ्रेंड्स, ये सच्चाई हम सभी जानते हैं कि क्लाइमेट फाइनेंस को लेकर आज तक किए गए वायदे खोखले ही साबित हुए हैं। जब हम सभी क्लाइमेट एक्शन पर अपने एम्बिशन बढ़ा रहे हैं, तब क्लाइमेट फाइनेंस पर विश्व के एम्बिशन वही नहीं रह सकते जो पेरिस एग्रीमेंट के समय थे। आज जब भारत ने एक नए कमिटमेंट और एक नई ऊर्जा के साथ
आगे बढ़ने का संकल्प लिया है, तो ऐसे समय में क्लाइमेट फाइनेंस और लो कॉस्ट क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज का ट्रांसफर और महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत की अपेक्षा है कि विकसित देश जल्द से जल्द $1 ट्रिलियन का क्लाइमेट फाइनेंस उपलब्ध कराएं। आज आवश्यकता है कि जैसे हम क्लाइमेट मिटिगेशन में हुई प्रगति को ट्रैक करते हैं, वैसे ही हम क्लाइमेट फाइनेंस को भी ट्रैक करें। तो पीएम मोदी ने ग्लासगो में आयोजित वर्ल्ड लीडर समिट ऑफ COP26 को संबोधित करने के दौरान क्लाइमेट चेंज पर पंचामृत फॉर्मूला तो दुनिया को दिया ही, और साथ ही लाइफ का मंत्र भी उन्होंने दुनिया को दिया है। सुनिए। आज विश्व मान रहा है कि क्लाइमेट चेंज में लाइफस्टाइल की एक बहुत बड़ी भूमिका है। मैं आज आपके सामने एक वन वर्ड मूवमेंट का प्रस्ताव रखता हूं। वन वर्ड एक शब्द क्लाइमेट के संदर्भ में, वन वर्ल्ड एक विश्व का मूल आधार बन सकता है, अधिष्ठान बन सकता है। ये एक शब्द है लाइफ, LIFE, यानी लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट। आज जरूरत है कि हम सभी लोग एक साथ आकर कलेक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट यानी लाइफ को एक अभियान की तरह आगे बढ़ाएं। ये एनवायरमेंटल कॉन्शियस लाइफ स्टाइल का एक मास मूवमेंट बन सकता है। आज आवश्यकता है माइंडलेस और डिस्ट्रक्टिव कंजम्पशन के बजाय माइंडफुल और डेलिबरेट यूटिलाइजेशन की। ये मूवमेंट एक साथ मिलकर ऐसे लक्ष्य तय कर सकता है जो डाइवर्स एरिया जैसे फिशिंग, एग्रीकल्चर, वेलनेस, डाइटरी चॉइसेस, हाउसिंग, पैकेजिंग, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, क्लोथिंग, फैशन, वाटर मैनेजमेंट और एनर्जी जैसे अनेक सेक्टर्स में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। और चलिए इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दें। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पंजाब में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के खिलाफ एक बार फिर से निशाना साधते हुए सरकार आखिरी 2 महीने में लॉलीपॉप दे रही है, ये कहा। इसके अलावा सिद्धू ने लोगों से अपील भी की है कि उन्होंने कहा कि पंजाब के लोग एजेंडे पर वोट दे, न कि सरकार के लॉलीपॉप पर। इस ਲਈ मारदा है नवजोत सिंह सिद्धू, जिथे समझौते की गल आंदी मारदा भगा के ओदा ठा कि थोड़ा विश्वास ना टुटे, जांदा सब कुछ जावे। मेरे लिए ये धर्म की लड़ाई है, ये धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के विच मैं हार नहीं सकता, मैनू पता है मेरी हार लिखी नहीं। जे मेरा सब कुछ भी चला गया तां भी गलियां महल्लियां दे विच खड़ के कहूंगा पंजाब दे लोको ऐतकी वोटां एजेंडे ते पाइयो, लॉलीपॉपां ते ना पाइयो, ना पाइयो। झूठ बोलदा वो बंदा जिहड़ा कहंदा खजाने भरे हुए हैं, सरासर झूठ। अगर ये सच है तो दे दो ईटीटी टीचर फिर 50,000 रुपये तनख्वाह है थोड़े को। और अब बुलेटिन में वक्त हो चला है आपकी राज्य की खबरें देखने का। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से जुड़े सभी मामलों की तुरंत जांच और पैरवी के लिए एक अलग एजेंसी का गठन किया गया है। इसे राज्य जांच एजेंसी का नाम दिया गया है। जम्मू कश्मीर के गृह विभाग की तरफ से सोमवार को इस बारे में आदेश जारी किया गया। जम्मू कश्मीर की राज्य एजेंसी यानी SIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ तालमेल बनाएगी और एक नोडल एजेंसी के रूप में भी काम करेगी। SIA ऐसे कदम उठाएगी जो आतंकवाद से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच और अभियोजन के लिए जरूरी हों। SIA में एक निदेशक और सरकार की तरफ से समय समय पर शामिल किए गए अधिकारी होंगे। आदेश के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस को आतंकवाद से जुड़ा कोई भी मामला दर्ज करने पर SIA को इस बारे में सूचित करना होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल में ही
जम्मू कश्मीर का दौरा किया था और सुरक्षा हालात का जायजा लिया था। अमित शाह के दौरे के तुरंत बाद ये कदम उठाया गया है। सर्दी का मौसम आने के साथ ही राजधानी दिल्ली की आबोहवा बिगड़नी शुरू हो गई है। कोहरा बढ़ने की खबरों के बीच वायु प्रदूषण के डराने वाले आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। दिल्ली में सोमवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम 13.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता सोमवार को लगातार छठे दिन खराब की श्रेणी में दर्ज की गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक सोमवार को दिल्ली का AQI खराब श्रेणी में आ गया। सुबह के वक्त प्रति घंटा AQI 278 दर्ज किया गया, जबकि रविवार को 24 घंटे का औसत AQI 289 था। केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार सोमवार को PM 2.5 में पराली जलाने के उत्सर्जन का हिस्सा लगभग 8% था। लगातार हवा की खराब होती जा रही गुणवत्ता के चलते दिल्ली में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग के वैज्ञानिकों के मुताबिक 4 नवंबर तक हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रहने की उम्मीद है, लेकिन दिवाली के तुरंत बाद दिल्ली की एयर क्वालिटी में काफी गिरावट आ सकती है। इसके बहुत खराब श्रेणी में जाने की आशंका है और इस हालात के लिए PM 2.5 के कण मुख्यतः जिम्मेदार होंगे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जीका वायरस के मामले बढ़ रहे हैं और इसके फैलाव को रोकने के लिए जिला प्रशासन, नगर निगम और चिकित्सा विभाग एक्शन में आ गए हैं। तीनों विभाग मिलकर प्रयास में जुट गए हैं। जीका वायरस के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए कानपुर में कुल 50 टीमें गठित की गई हैं, जो घर घर जाकर ये सुनिश्चित कर रही हैं कि कहीं ऐसी जगह पानी इकट्ठा न हो जहां वायरस पनप सके। जीका वायरस फैलाने वाले ये मच्छर साफ पानी में पनपते हैं। रोजाना 1200 से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जा रही है। जीका वायरस की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करने और सीएमओ को मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। कानपुर के जिलाधिकारी के मुताबिक संक्रमण की रोकथाम में जुटी टीमें लगातार अलग अलग एरिया में सैंपलिंग और सोर्स डिटेक्शन का काम कर रही हैं। कानपुर में अब तक जीका वायरस के 10 मामले मिल चुके हैं। पहला मामला 23 अक्टूबर को सामने आया था। उसके बाद 30 अक्टूबर को 3 और रोगी जीका वायरस से पीड़ित मिले और इसके बाद 6 और मरीजों में जीका वायरस की पुष्टि हुई है। जिस सरयू के किनारे भगवान राम का बचपन बीता, वो एक बार फिर दियों की रोशनी से जगमग होने को तैयार है। दिवाली के अवसर पर अयोध्या में आयोजित होने वाले दीपोत्सव की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। 3 नवंबर को यहाँ मुख्य आयोजन होगा। राम की पैड़ी में अद्भुत नजारा देखने को मिलेगा, जब लाखों दिए एक साथ जल उठेंगे। लेजर शो के जरिए यहाँ विशेष प्रस्तुति भी होगी। शहर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। 3 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की शुरुआत भी हो चुकी है। दीपोत्सव कार्यक्रम को लेकर इस बार नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी है, जिसके तहत 9 लाख दीप प्रज्वलित किए जाने का लक्ष्य है। इसमें 7.5 लाख दीपक राम की पैड़ी पर जलाए जाएंगे, जबकि 1.5 लाख दीपक अयोध्या के रामलला के प्रांगण समेत प्राचीन मठ मंदिर और कुंडों को रोशन करेंगे। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। अब हम आपको देश के वीर जवानों का शौर्य दिखाते हैं। बॉर्डर का इलाका और हजारों मीटर की ऊंचाई पर देश की रक्षा करने का जज्बा। देश के जवान किन परिस्थितियों में, किन हालात में वहां पर रहते हैं और कैसे दुश्मनों से सीमाओं की रक्षा करते हैं, कैसे हजारों फीट की ऊंचाई पर भारी हथियार लेकर वहां पर पहुंचते हैं, हम आपको बताएंगे। टाइम्स नाउ भारत की कंसल्टिंग एडिटर पद्मजा जोशी उत्तराखंड में भारत चीन बॉर्डर पर हैं और चीन भारत से लगती सीमा पर अक्सर चालबाजी करता है। पद्मजा जोशी बता रही हैं कि भारत के वीर जवानों की चीन के खिलाफ आखिर तैयारी क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम। मैं हूं पद्मजा जोशी। जैसे जैसे पारा गिरता है, खास तौर पर पहाड़ी इलाकों में, हाई ऑल्टीट्यूड में, चीजें थम सी जाती हैं। लोग अपने घरों में चले जाते हैं, पर हमारी सेना की तैनाती में बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि
जैसे जैसे तापमान और कम होता है उनकी जिंदगी और मुश्किल होती जाती है, क्योंकि जिस तरीके से गश्त की जाती है, जिस तरीके से उनको सतर्क रहना पड़ता है, उसमें जरा भी कमी नहीं आ सकती है। तो क्या है इस वक्त सरहद पर सेना की तैनाती, कैसे वो आने वाली सर्दियों के लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या है वहां पर टेक्नोलॉजी एनहांसमेंट जिससे उनके हाथ और मजबूत हो, किस तरीके की ट्रेनिंग उनको दी जाती है जिससे चाहे पारा जितना भी गिरे उनका जोश लगातार आसमान छूता रहे। पारा धीरे धीरे गिरने लगा है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी भी शुरू हो गई है। ये ऐसा समय होता है जब बॉर्डर से सैनिक हट जाते हैं, क्योंकि ठंड के बढ़ते प्रकोप को सहन कर पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये लगातार दूसरी सर्दी है जब भारत और चीन बॉर्डर पर दोनों देश के सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं। सीमा विवाद को लेकर चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ बातचीत का ड्रामा करता है तो वहीं दूसरी ओर घुसपैठ की घटनाओं को भी अंजाम देता है। पिछले कुछ महीनों में चीन ने घुसपैठ की कई नापाक कोशिशें की हैं। यही वजह है कि पारा गिरने के बावजूद भारतीय सेना के जवान मजबूती से तैनात हैं, जिसके लिए जवानों ने LRP यानी लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग भी शुरू कर दी है। सर्दी के महीनों में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है LRP यानी कि लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग, जिसके लिए आप निकलते हैं और पहाड़ी पे जो पासेस होते हैं आपको ये देखना होता है कि कहीं दूसरी देश की लोगों ने, उनके सेना ने उन पासेस को ऑक्यूपाई तो नहीं कर दिया है। तो लगातार ये गश्त की जाती है और उसको लॉन्ग रेंज इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर आपको चढ़ करके पहाड़ी इलाकों में ऊपर जाना पड़ता है। और इसमें आप कोशिश ये कर सकते हैं कि जो भार उस सोल्जर के कंधे पे हो वो कम से कम हो, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस हैं एक आप उनको घटा सकते हैं, वो घटाने के लिए आप और भी ज्यादा बिल्कुल सरहद तक जितना करीब हो सके उतने तक सड़क बनाने की कोशिश की गई है। LRP पे निकलने से पहले जो आप भार उठाते हैं उसमें क्या क्या होता है, उसमें एक बैग होता है जो आप लाद के ले जाते हैं पीठ पे, उसमें रसद का सामान होता है, आपका इक्विपमेंट होता है, स्पेयर पार्ट्स होते हैं, टेंट होते हैं, वो 32 kg का होता है। और साथ ही आपका इक्विपमेंट यानी कि आपका हथियार, आपका गन होती है, वो भी जितनी हल्की हो उतना आसान ये पूरी पेट्रोलिंग बन जाती है। और इसी वजह से कोशिश ये की जाती है कि जो ओवरऑल इक्विपमेंट हो उसको हल्के से हल्का रखा जाए, जिसके चलते अब नई गन्स भी खरीद करके यहाँ पर आर्मी को दी गई है, जिससे चलने में और इतने कम वेदर में, इतने कम तापमान में लगातार पेट्रोलिंग करते रहने में उनको ज्यादा से ज्यादा आसानी मिले। सेना के जवानों की गश्त जारी है। चीन के जवानों को मुंहतोड़ जवाब देने की भी पूरी तैयारी है। लेकिन जैसे जैसे सेना के जवान इन पहाड़ों पर आगे बढ़ते हैं तो उन्हें कई कठिनाइयों और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये बताइए कि आपका पूरा जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर है उसमें आपको क्या क्या तकलीफें आती हैं? हाई एल्टीट्यूड के अंदर सबसे पहले जब हम हाइट में जाते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, वहाँ पर काम करना मुश्किल हो जाता है और जवान शारीरिक रूप से थक जाते हैं। साथ ही जवानों को ऑक्सीजन की कमी होती रहती है। साथ ही वहाँ पर काफ़ी रॉक फेस और इसी प्रकार के ऑब्स्टिकल मिलते हैं, जिसमें क्रेवास को पार करना, किसी ऑब्स्टिकल को पार करना, नदी नालों को पार करना और किसी चोटी पर चढ़ के अपने टास्क को पूरा करना होता है। तो इस प्रकार की दिक्कतें हमें हाई एल्टीट्यूड एरिया में आते हैं। साथ ही वहाँ मौसम ख़राब होने से रोड और ट्रैक्स ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए हमें अपना विंटर का राशन या इस प्रकार सर्दियों के टाइम पे राशन इकट्ठा करना पड़ता है। और यदि किसी को कैज इवैक करना हो तो मौसम इजाज़त नहीं देता है। इस प्रकार की दिक्कतें हमें हाई एल्टीट्यूड एरिया में आती हैं। लाख मुश्किलें आए, लाख परेशानियों का सामना करना पड़े, लेकिन ये जवान हर चुनौती के लिए हमेशा तैयार रहते हैं और देश की रक्षा ही उनकी पहली और आखिरी प्राथमिकता है। सरहद की रखवाली के लिए लगातार गश्त लगाते रहना बेहद जरूरी है। ये वो इलाका नहीं है जहां पर आप आराम से कहीं सड़क पर चल सके। रास्ते में कई
बंद नाले, डिचेस, यहाँ तक कि इस तरीके की पहाड़ियों का भी सामना करना पड़ता है। और इसीलिए लगातार इस तरीके का इक्विपमेंट दिया जाता है सेना को, जिसकी मदद से वो या तो नाले के पार जा सके या फिर पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाई करके एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंच सके। हाल फिलहाल में काफी कंस्ट्रक्शन हुआ है बॉर्डर के इलाके में, जहां पर कम से कम जो सेना है, जो सिपाही हैं, उनको कम से कम चलने की जरूरत पड़े। पर फिर भी जो बेहद दुर्गम इलाके हैं वहां तक अगर सड़क नहीं बन पाई है तो इस तरीके की चढ़ाई करके या इस तरीके से पार करके उनको जाना पड़ सकता है। इसके लिए स्पेशलाइज्ड माउंटेन इक्विपमेंट भी उनको मुहैया कराया गया है। पर याद रखिए, ये सब कुछ जब होता है तो बेहद खराब मौसम और साथ ही साथ आप अकेले ही ये चढ़ाई नहीं करते, आपको ये सब अपने साथ अपना खाने का सामान, अपना टेंट, यहाँ तक कि 20 से 30 किलो का इक्विपमेंट लेकर के इस तरीके से पहाड़ी को पार करने की जरूरत पड़ती है। कुछ इस तरह सेना के जवान इन पहाड़ों पर आगे बढ़ते हैं, चुनौतियों को पार करते हुए अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। सेना के जवान तो इस तरह की परीक्षा को पार कर आगे बढ़ते हैं, लेकिन जवानों के साथ आर्टिलरी का पहुंचना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। कुछ इलाकों में तो इन्हें ट्रक के पीछे बांधकर पहुंचाया जाता है, लेकिन ऊपरी इलाकों में इन्हें इस तरह नहीं पहुंचाया जाता। भारत और चीन के बीच हुए एग्रीमेंट के मुताबिक बॉर्डर के दोनों तरफ 2-2 किलोमीटर तक गोलीबारी नहीं की जा सकती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि गश्त पर जा रही सेना की टुकड़ी अपने साथ ही हथियार नहीं ले जा सकते हैं। जब ये टुकड़ी आगे बढ़ती है तो इनके पास बंदूक, रॉकेट लॉन्चर और UVGL मौजूद होते हैं। सरहद के किसी भी इलाके में जितना जरूरी इन्फेंट्री यानी कि पैदल सेना है, उतनी ही जरूरी आर्टिलरी भी है। पर इन गन्स को जिस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है ट्रक्स के पीछे, अभी आप देख रहे हैं कि 105 mm लाइट फील्ड गन है, यहाँ तो इनको सड़कों पर ट्रकों के पीछे बांध करके ले जाया जा रहा है। पर जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाका है, बेहद दुर्गम इलाका है, उसमें ऐसे इनको नहीं ले जाया जा सकता, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर गाड़ियों को मोड़ने की ही इतनी जगह नहीं है। तो ये जो बड़ी बड़ी गन्स हैं, इनको जब फॉरवर्ड एरियाज में जाना होता है सर, तो किस तरीके से ये पूरे काम को अंजाम दिया जाता है? बेसिकली ये 105 mm लाइट फील्ड गन है, जो बेसिकली 105 IFG की लाइटर वर्जन है। तो इसके बदौलत इसको हम हेलीलिफ्ट करके भी ले जा सकते हैं, स्पेशली माउंटेन एरियाज में जहाँ पे रोड की कमी है। और इस इक्विपमेंट को हम Mi-17 और चिनूक्स के साथ हेलीलिफ्ट करके ले जा सकते हैं। और इसको हमने रिसेंटली प्रैक्टिस भी किया है, जिसमें हमने Mi-17 के साथ इन गन्स को हेलीलिफ्ट करके अपने अंजाम जगह पर ले गए हैं। हेलीलिफ्ट करके यानी कि जो जैसे कि हमने देखा था बीच में, वो चिनूक जो हेलीकॉप्टर होता है उसके नीचे लटका करके आप पहाड़ी इलाकों में आगे तक ले जाते हैं। जी जी बिल्कुल, उसमें एक एपरेटस स्लिंग लगता है जिसके नीचे गन्स को हम लटका कर आगे ले जा सकते हैं। इस मोर्चे पर भारत के पास 105 लाइट फील्ड गन भी है, जिससे 17 किलोमीटर तक निशाना लगाया जा सकता है, जो कई सालों से इस मोर्चे पर तैनात है। सर, इस गन के बारे में बताइए, ये जो 105 mm की जो गन है, इसके बारे में क्या खासियत है, क्यों इसको इसी इलाके में डिप्लॉय किया जाता है, यहाँ पर इसका क्या काम होता है? ये 105 mmG लाइट फील्ड गन बेसिकली इसका रेंज 17.2 किलोमीटर्स है और ये हाई और लो ट्रैजेक्टरी दोनों में फायर कर सकता है। हल्का और ऐसे बनावट के वजह से इसको पहाड़ी इलाके में यूज किया जा सकता है। 1970s से ये हमारे फौज में शामिल है और अभी तक ये बहुत ही एक कारगर वेपन सिस्टम है। इस जगह पे आपको अभी ये हाल ही में नया गन मिला है, पर ये टेक्नोलॉजी 70s से हमारे काम में आ रही है। जी जी बिल्कुल। जो एक तरीके से जब हम जंग के बारे में सोचते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट या डिप्लॉयमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हम सोचते हैं हर चीज आमने सामने होती है। पर ये जिस तरीके से गन का इस्तेमाल होता है, वो आप 17 किलोमीटर दूर आपका टारगेट है और आप पहाड़ी इलाके से 17 किलोमीटर दूर किस टारगेट को हिट करना है, ये आप कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि निशाना आपका इधर उधर भी नहीं जा सकता। तो ये पूरी प्रक्रिया होती कैसे है? जी, बेसिकली एक आरटी यूनिट में 3 सब यूनिट होते हैं। इस सब यूनिट को हम बैटरी बोलते हैं और एक बैटरी में 6 गन होते हैं और 3 गन एक ट्रूप बोला जाता है। मतलब इसीलिए आपने 120 मीटर के दायरे में
करीब करीब ये 3 या 6 गन खड़ी कर रखी है। बेसिकली तो ये सब एक ही निशाने पर दागते हैं। जी, बेसिकली ये पहाड़ी इलाके में जहाँ पर जगह की कमी है तो वहाँ पर हम 6 गन डिप्लॉय नहीं कर सकते, तो इसलिए हम ट्रूप लेवल डिप्लॉयमेंट करते हैं जिसमें 3 गन्स का डिप्लॉयमेंट होता है। और आरटी यूनिट्स में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं जो कि होती है गन एंड, ओपी दैट इज ऑब्जर्वेशन पोस्ट एंड, और टारगेट एंड। गन एंड ये जगह है जहां पर गन्स डिप्लॉय होती हैं। ओपी एंड वो जगह होती है जहां से हमारा ऑब्जर्वेशन पोस्ट ऑफिसर उसके डिटैचमेंट के साथ टारगेट को ऑब्जर्व कर सकता है और वो टारगेट से नजदीक होता है, जहां से वो टारगेट को एक्वायर करता है, कोऑर्डिनेट्स कम्युनिकेट करता है और गन्स उस कोऑर्डिनेट्स पे फायर करके उसको बर्बाद करती हैं। तो एक तरीके से मान ले तो जो आपके साथ का जो एक आदमी है, एक ऑफिसर है, वो वहां पर एक गाइड की तरह, जो पैदल हमारी सेना होती है उनके साथ एक गाइड की तरह चलते हैं और पीछे आपको बताते हैं कि यहाँ यहाँ निशाना है, इस तरीके से आप निशाना लगाइए। जी, किसी भी तरह के ऑपरेशन के दौरान इन्फेंट्री के पास हमारा एक ऑफिसर होता है जिसको कहते हैं फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर, और उसके साथ उसकी पूरी डिटैचमेंट होती है। तो वो इन्फेंट्री के साथ साथ चलते हैं लड़ाई के दौरान, और किसी भी तरह का टारगेट अगर इन्फेंट्री के ऑपरेशन में बाधा डालती है तो उसको एक्वायर करके बर्बाद करना वो उस फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर का काम होता है। चीन के हर दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जवानों को अब अत्याधुनिक अमेरिकी 600 असॉल्ट राइफल भी मिल गई है, जिससे दुश्मनों को लंबी रेंज तक करारा जवाब दिया जा सकता है। भैया ये बताइए कि ये क्या वेपन है? 7.62 mm थिक और असल्ट राइफल है। यह यूएस के द्वारा बनाया हुआ हथियार है। इसका रेंज 500 मीटर है। यह इंसास राइफल और AK-47 की समझ इसका रेंज लंबा होने के कारण हम LOC या पर दुश्मन को लंबे रेंज तक बर्बाद कर सकते हैं। पहले के मुकाबले ऐसे एरियाज में आपको क्या फ़ायदा होता है? पहले के मुकाबले कैसे ये बेहतर है? इसका जो मजल वेलोसिटी है वो काफ़ी है और इसकी जो अम्युनिशन की फायर पावर है वो काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही इस हथियार में एक्यूरेसी भी काफ़ी ज़्यादा है। साथ ही इस हथियार में हमें काफ़ी कुछ अलग दिया गया है, जैसे कि मैगजीन कैच दोनों तरफ और चेंज लीवर की पोजीशन भी दोनों तरफ दी गई है, जिसके कारण एक फायरर, चाहे वो बाएं कंधे वाला फायरर हो या दाहिने कंधे वाला फायरर है, वो आसानी से कार्रवाई कर सकता है। तो आपने इस रिपोर्ट में देखा कि किस तरीके से चीन की चालाकी से निपटने के लिए हमारी भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। और अब देखिए दिल्ली में त्योहार के मौसम में महामारी को लोग किस तरह से दावत दे रहे हैं। बाजार में लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है लगातार आए दिन, और आलम यह हो चुका है कि खरीदारी करने पहुंच रहे लोग कोरोना नियमों की खुलेआम धज्जियां भी उड़ा रहे हैं और अपनी जान तो खतरे में डाल रहे हैं, लेकिन साथ ही दूसरों को भी तकलीफ पहुंचा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। इस फेस्टिव सीजन में बाजार में रौनक लौट आई है। लेकिन इस तस्वीर को भी जहन में जरूर रखना चाहिए। परिवार के लिए त्योहार में शॉपिंग जरूर करनी चाहिए, लेकिन महज कुछ महीने पहले की इस तस्वीर को भूलना नहीं चाहिए। हम आपको डरा नहीं रहे, बस आगाह कर रहे हैं। खुशखबरी यह है कि देश में कोरोना कंट्रोल में है। दिल्ली में बीते 9 दिनों से कोरोना वायरस किसी की मौत का कारण नहीं बना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोरोना प्रोटोकॉल को ताक पर रखकर लोग वायरस को ओपन इनविटेशन देने लग जाएं।
भाई साहब मास्क कहाँ है आपका? हाँ जी मेरा ना सर जी। भाई साहब अभी मैंने आपको टोका, फिर बगैर मास्क के घूम रहे हैं। अरे सॉरी कहाँ है मास्क आपका? मास्क इसको लगा दे। मास्क घर में रह गया हमारा जल्द। मास्क से रहा सर। मास्क लगाए? लगा लिया सर। मास्क कहाँ है? सॉरी सर सड़ गए थे। ये हम नहीं कह रहे हैं, बोल रही हैं ये तस्वीरें। ये दिल्ली का लाजपत नगर मार्केट है। यहां क्या नहीं मिलता आप सोचिए, और वो आपके सामने होगा। लेकिन इतनी भीड़ में यहां कोरोना भी मिल सकता है। बस एक नजर इस भीड़ पर डालिए। देश भर में त्योहारी सीजन है और दिवाली का समय है। ऐसे वक्त में बाजारों में बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है और ये तस्वीर मैं आपको लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट से दिखाना चाहूँगा, जहाँ पर देखिए कि इस भीड़ को देख करके आप अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से कोरोना प्रोटोकॉल्स की साफ तौर पर धज्जियाँ उड़ाई जा रही है। डीडीएमए ने जो है वो आदेश जारी किया था कि दिल्ली में जो मार्केट्स हैं उसे खोले जाएं, लेकिन साथ ही साथ डीडीएमए ने ये सख्त हिदायत देते हुए कहा था कि कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसे बिल्कुल सख्त तरीके से उसे पालन किया जाए। लेकिन अब देखिए इस जगह की तस्वीर को देख करके, जो दीपावली के समय बेहिसाब भीड़ उमड़ रही है, इस तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोरोना प्रोटोकॉल्स हैं उसकी बात करना कितनी बेमानी है। आप साफ तौर पर तस्वीरों को देखिए। अभी जो तस्वीर जो ये आप देख रहे हैं इसका अंदाज़ा लगा कि यहाँ पे किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही है। लोगों के चेहरे पे मास्क नहीं है, कुछ के मास्क हैं तो वो मास्क सिर्फ इसलिए हैं ताकि जो है उनके औपचारिक तौर पर जो है वो पुलिस के चालान से बच सकें। लेकिन कोरोना को लेकर के इनके मन में कोई भय नहीं है, कोई दहशत नहीं है। जिस तरीके से दूसरी लहर ने देश के भीतर इतनी भयानक स्थिति ला करके रख दी थी कि लोगों के अंदर डर और दहशत का माहौल था, लेकिन शायद उस तस्वीर जो थी हमारी दूसरी लहर के हम लोगों के बीच में, शायद लोग उसको भूल चुके हैं, क्योंकि ये तस्वीर उस बात की गवाही दे रहा है कि इनके जहन में ना तो दूसरी लहर का डर है, ना ही दूसरी लहर के वक्त में इतनी भयावह स्थिति जो मची थी उसको लेकर के कोई खौफ है। भीड़ तो भीड़, लोगों के चेहरे पर मास्क भी दिखाई नहीं दे रहा। कुछ लोगों ने तो कैमरा देखकर मास्क ऊपर कर भी लिया, लेकिन कुछ लोग रोकने के बावजूद मास्क पहन ही नहीं रहे। अब आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यह है दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट। दिवाली डेकोरेशन की चीजों से पूरा मार्केट बटा पड़ा है। कपड़ा, जूता, चप्पल, बेल्ट, चश्मे, मार्केट पूरी तरह से सजा है। दिवाली से पहले लोग घर द्वार सजाने के लिए और खुद सजने के लिए खरीदारी करने आए हैं, लेकिन शायद ये भूल गए हैं कि ये साल 2021 है, कोरोना वायरस का खतरा है। लेकिन इस त्योहार के मौसम में पब्लिक घर पर बैठने को तैयार ही नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल को जमीन पर लागू कराने के सरकार के सारे वादों की खिल्ली उड़ाता हुआ ये सरोजनी नगर मार्केट है, जहां आप देख सकते हैं भीड़ किस तरह से आती जा रही है। और ये सरोजनी मार्केट त्योहारों का सीज़न है, दिवाली की शॉपिंग चल रही है, मगर आप गौर करें कि किस तरह से भीड़ है इन पतली गलियों में, इन पतले बाज़ारों में। तो आप देख सकते हैं कि किसी तरह का कोई मैनेजमेंट यहाँ पे सरकार की तरफ से या फिर प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई डिप्लॉयमेंट हमें नहीं दिख रहा। और अगर आपको हमारे कैमरामैन अनिल अरोड़ा ये पीछे की तस्वीरें दिखा सकें तो आपको देखेगा कि किस तरह से एक के ऊपर एक चढ़ के लोग यहाँ आ रहे हैं। और ये तब है जब कई जानकार, कई एक्सपर्ट्स, उनका ये कहना है कि कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की खास ध्यान रखने की ज़रूरत है। मगर जिस तरह के वादे किए गए, जिस तरह से बातें बताई गई कि सरकार इन सारी चीज़ों का पालन करेगी, क्योंकि बाज़ारों का चलना भी ज़रूरी है, आवश्यक है, और उसको चलने के लिए सरकार सब चीज़ों का फॉलो करवाएगी। मगर जो विजुअल्स हमें यहाँ पे दिख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये आपको मकसद हमारा डराना नहीं है, मगर मकसद हमारा उन अधिकारियों को, उन सरकार के लोगों को ये बात बताना है कि जिस तरह से आपने वादे किए थे दिल्ली वालों को, दिल्ली वालों के लिए। एक बार फिर हम कहते हैं कि हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको आगाह करना है, क्योंकि कोरोना अभी भी गया नहीं है। वायरस को ऐसे ही वक्त की तलाश होती है जब वो आसानी से अटैक कर सके। लेकिन हमें इस त्योहार के सीजन में ख्याल रखना है, शॉपिंग करें, लेकिन घर का सिर्फ एक ही शख्स बाहर जाए। बार बार सपरिवार बाहर निकलना
वायरस को न्योता देने के बराबर है। हमारा बस यही कहना है कि त्योहार के सीजन में स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, परिवार को सुरक्षित रखें। प्रेरित कुमार के साथ प्रशांत कुमार, दिल्ली, टाइम्स नाउ, नवभारत। और इसी के साथ न्यूज उदय में फिलहाल इतना ही। आगे आप देखिए मेरे सहयोगी अमित सिंह के साथ हेलो नवभारत।